डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 9 उर्दू सब्जेक्ट के एक इंशाई जिसका टाइटल है चारपाई, उस लेसन को पढ़ाएंगे। इस लेसन के जो मुसन्निफ़ हैं वो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब हैं। मैं सबसे पहले इस सब्जेक्ट के मुताल्लिक़ ये आपको बता दूं कि इंशाइया मैंने शायद इससे पहले भी आपको बताया था। इंशाइया का मतलब उर्दू में जैसे आप ऐसे लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, उर्दू में इसी तरह से इंशाइया लिखा जाता है। तो इस लेसन के जो मुसन्निफ़ हैं वो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। इनके मुताल्लिक़ मैं आपको बताता चलूँ कि रशीद अहमद सिद्दीकी साहब उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के कस्बे में पैदा हुए थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और उसके बाद आला तालीम की गरज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एम ए करने के बाद वही मुलाजिम हो गए। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब इसके सदर बनाए गए। उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज़ था और उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिब इल्मी के ज़माने ही से लिखना शुरू कर दिया था। उनके मज़ामीन तंज़ व ज़राफ़त के आला नमूने हैं। वो अमूमन इशारों, किनायों और चुभते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिल से जुलते लफ्ज़ों और मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट या उल्टे, तो मुतज़ाद लफ्ज़ों को वो एक नए अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। उनके मौज़ूआत में तनूर है। माशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज़ तहरीर को समझने वाला क़ारी उनकी नुक्ता रसी की दाद किए बगैर नहीं रहता। इनके यहाँ दिलचस्प फ़करों, नादर तशबीहों, मानिख़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुल्लुत्फ़ अंदाज़ बयां की वजह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाद लोगों की नज़र में अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया जाता है। इन दिनों मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी इस तर्ज के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के अतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 में उन्हें पद्म श्री का एजाज़ अता किया था। उनको साहित्य अकेडमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। मज़ामीन रशीद यानी मज़ाहिया मज़ामीन का एक मजमूआ है जिसका नाम क्या है, मज़ामीन रशीद। दूसरा खंदा, ये रेडियाई तकरीरों का मजमूआ है। गंज हाय ग्राम आया और हम नफसान रफ्ता, खाकों के मजमूए, तंज़ियात व मज़हक़ात और जदीद गज़ल यानी तनक़ीद और आशफ्ता बयानी मेरी यानी ख़ुद नविश्त रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसानीफ़ है। अब मैं इस लेसन जिसका नाम बताया चारपाई, इसके टाइटल के मुताबिक आपको ज़्यादा बताऊँगा। और मैं आपको ये लेसन पढ़ा कर सुना रहा हूँ। चारपाई और मज़हब, हम हिंदुस्तानियों का उड़ना बिठना है। हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारी मिट्टी में पड़ी हुई, हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ और भीख भी मांगते हैं। कभी फ़िक्र सुखन करते हैं, फ़िक्र सुखन कहते हैं शायरी को, और कभी फ़िक्र कौम यानी कौम की फ़िक्र। अक्सर फाक़े करने से भी बात नहीं आती। हमको चारपाई पर इतना ही एतमाद यानी इतना ही यकीन है जितना बरतानिया को ICS पर, ICS कहते हैं ब्रिटिश पीरियड में हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी जो सरकारी जो सर्विस होती थी उसको बोलते थे ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस। जैसे आज IS आपने सुना होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उस पीरियड में ICS इस पोस्ट को कहा जाता था। तो रशीद साहब कह रहे हैं कि हमको चारपाई पर इतना ही एतमाद है जितना बरतानिया को ICS पर, शायर को काफ़िए पर या तालिब इल्म को गुलगपाड़े पर। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। हर काम के लिए नामौजू होता है, यानी ये किसी काम के लिए अहल नहीं होता है, एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए, यानी आपको मालूम है हिंदुस्तान में उस ज़माने में कोई बहुत बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो जो लोग आला तालीम या हासिल करने के लिए आम तौर से कहा जाया करते विलायत कहते थे उस ज़माने ग्रेट ब्रिटेन को, आज जिसका ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं इंग्लैंड। तो उस वक्त तालीम का, मदन का सबसे बड़ा जो मरकज़ था वो विलायत
यानी द ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था। तो वहाँ पर आपने सुना होगा दो मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो एक साहब वहीं से पास होकर आए एक रियासत में। आपको मालूम है कि ब्रिटिश पीरियड में रियासतें हुआ करती थी, रजवाड़े हुआ करते थे। तो एक रियासत में कोई साहब कहाँ से पास होकर आए, विलायत से पास होकर आए। रियासत में कोई आसामी कहते हैं पोस्ट को, खाली जगह को, यानी कोई खाली जगह ऐसी नहीं थी जो उनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे, राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह न मिली तो वो लॉर्ड साहब से तय कराए हैं, राजा साहब ही की जगह पर इक्तफा करेंगे। यानी अगर आपने उनको कोई ठीक ठाक जगह यहाँ नहीं की तो लॉर्ड साहब से ये तय करके आए हैं कि राजा साहब यानी जिस पोस्ट पर आप हैं राजा साहब से उसी पोस्ट से कम पे वो नहीं मानेंगे। रियासत में हलचल मच गई। इत्तेफाक से रियासत के सिविल सर्जन यानी डॉक्टर साहब रुखसत पर यानी छुट्टी पर गए हुए थे, ये इनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। इनकी पोस्टिंग इनकी जगह कर दी गई। वो छुट्टी पर गए थे, इनकी जगह इनकी पोस्टिंग कर दी गई। कुछ दिनों के बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए। जब कुछ दिनों के बाद जो परमानेंट जो डॉक्टर साहब जब वापस आ गए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा। तो इंजीनियर साहब पर क्या हुआ, फालिज का हमला हो गया। इनकी जगह उनको दे दी गई। आखिरी बार ये खबर सुनी गई कि वो रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वली अहद को यानी अपने बेटे को रियासत के वली अहद का मुसाहिब यानी दरबारी बनवा देने की फ़िक्र में थे। यही हालत चारपाई की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनको मुलाजिम साहब से कहीं ज़्यादा कारामद होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इन मुलाजिम साहब से कहीं ज़्यादा कारामद होती है। फ़र्ज़ कीजिए आप बीमार हैं, सफ़र आखरत का सामान मैसर हो या ना हो। सफ़र आखरत आप जानते हैं कि आखरत का सफ़र जब इंतकाल करते हैं तो वहाँ का सफ़र सामान मैसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी और चीज़ की हाजत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जो शादी की देगची सरहाने रखी हुई, चारपाई से मिला हुआ बोलो बरात का बर्तन यानी बोलो बरात कहते हैं, बोल कहते हैं पेशाब को, बरात कहते हैं लैट्रिन को, यानी पेशाब और पखाने का बर्तन। यानी जो मरीज़ जो है अपनी चारपाई से कुछ नहीं पाते हैं तो उनके लिए आमतौर से कोई ऐसा पॉट वगैरह बाहर रख दिया जाता है तो जिससे वो अपने जो ज़रूरी इस तरह की चीज़ें हैं, ज़रूरी हाजात, वो उसी पॉट में कर सकें जिससे चारपाई वगैरह पर गंदगी ना हो। तो वो भी बर्तन वहीं चारपाई से मिला हुआ रखा हुआ है। चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आतिश जो आशे जो, आश का मतलब वो कहते हैं पानी को, जौ का मतलब आप जानते हैं गेहूँ, जौ एक अनाज है, गल्ला है ये, यानी जौ का पानी। रुई के फाये, कागज़ के टुकड़े, मच्छर, भंगे, घर या मोहल्ले की दो एक बच्चे जिनमें एक आज ज़ुकाम खसरे में मुब्तला, अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुस्ल करा दिया। भाई अगर आप सेहतमंद हो गए इस बीमारी के बाद तो क्या है, बीवी ने वही चारपाई खड़ी करके आपको क्या है नहला दिया, वहाँ पर गुस्ल करा दिया। वरना आपके दुश्मन इसी चारपाई पर लबे गौर लाए गए, वरना क्या होगा, इसी चारपाई पर उठाकर कहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, कब्रिस्तान में, सफ़र आखिरत पर उसी चारपाई पहुँचा दिए जाएंगे। हिंदुस्तान यानी कितनी काम की चारपाई, यानी चारपाई की कितनी क्वालिटीज़ बताएंगे। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुसल खाना, किला, खानका, खैमा, दवाखाना, संदूक, किताब खाना, शिफा खाना, सबकी हैसियत और कभी कभी बैक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, इस पर एक नई दरी बिछा दी गई जिसकी तह के निशान ऐसे मालूम होते हैं, जिसकी तह के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी अराजी कहते हैं जगह को, ज़मीन को, इसके निशान, इसकी तह के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी अराजी को मेड़ों और नालियों से बहुत से मालिकों में बांट दिया गया। आपको मालूम है, अब खेत वगैरह पे आप जाते होंगे, आपने देखा होगा, तो वहाँ क्या है, यानी खेतों को अलग करने के लिए एक जो बाउंड्री जो लगाई जाती है उसको बोलते हैं मेड़ बोलते हैं। ये नालियाँ वहाँ से उनमें पानी देने के लिए निकाली जाती हैं, उससे ये मालूम पड़ता है कि ये खेत अलग है और ये अलग है, या ये खेत अलग मालिक का है, ये खेत अलग मालिक का है। तो उस दरी को देख के भी ऐसे मालूम पड़ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब वो निकाली जाती है, तह उसकी इस तरह से बनी रहती है, तो बिल्कुल ऐसे ही निशान उसमें पड़े जाते हैं। मेहमान साहब मैं यचकन, टोपी, बैग
बगीची के बैठ गए और थोड़ी देर के बाद ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान बदनसीब। चारपाई ही पर इनका मुँह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा और इसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। सो जाने के बाद ऊपर से मच्छर और मक्खी इसी तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खांचे पर से झाड़ू नुमा मोरशल से मक्खियाँ उड़ा रहा है। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा। इस पर तमाम दिन चिड़ियाँ हमले करती, दाने चुगती और गालियाँ सुनती रहेंगी। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे। मुलाजिमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुख्सतें जमा होती रहती है उसको लेकर मुलाजिमत से समकदोश हो जाते हैं। यानी ऐसा होता है कि जब काफ़ी छुट्टियां बचती हैं, जब पेंशन के करीब होते हैं तो वो मानो पड़ोसी चारपाई पे आँख में आराम करते हैं। इसी तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है। यानी जब चारपाई बिल्कुल टूट फूट के करीब आ जाती है तो क्या होता है, यानी कमज़ोर हो जाती है तो इसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं। यानी कोई ऐसा कमरा जिसको स्टोर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं और इस पर साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है। प्याज के मुतालिक लोग आपने देखा होगा, आपके घर में भी शायद ऐसा होता है, जब ज़्यादा प्याज आ जाती है तो उसको खोल के रखा जाता है कि भाई ऐसी जगह खुली हुई रहेगी जहाँ हवा लगती रहेगी तो ये ख़राब नहीं होगी। एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान ने प्याज हटाकर इस खाकसार को यानी खुद रशीद साहब को ऐसी ही पेंशन याफ्ता चारपाई पर इसी कार कोठरी में बिछा दिया था। यानी उसी पर आराम करने के लिए उनको कह दिया और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। इस रात को मुझ पर आसमान के इतने ही तवक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्याज़ों में छिलके थे और यकीनन 14 से ज़्यादा थे। आपको मालूम है जब प्याज की बहुत ज़्यादा बू आती है तो उसकी स्मेल से क्या होता है, आंखों में आंसू वगैरह भी आने लगते हैं और बहुत परेशानी भी होती है। चारपाई के अच्छे बकस का काम भी देती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियाँ जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई वाकिफ़ नहीं होता है। एक आध रुपया, चंद धेले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्शे सुलेमानी, फहरिस्त दवाखाना, सम्मन, जारी दस्तावेज़ के कुछ मुसव्वदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ़ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे इनमें तो हर एक को उजाला हो या अंधेरा इस सेहत के साथ, यानी बिल्कुल सही तरह से इस सेहत के साथ आँख बंद करके निकाल लेते और फिर रख देते जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बकस में से हर मरज़ की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते। हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है। ख़ानदान के करता धरता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं, यानी बैठते हैं। वहीं से हर तरह के अहकाम यानी ऑर्डर्स जारी होते रहते हैं और गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सज़ा में हाथ, पाँव, ज़बान के अलावा डंडा, जूता, तामलुट भी है जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए कि तवक़्क़ुफ़ करने में गुस्से का ताव मद्दर न पड़ जाए और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत न महसूस होने लगे। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियाँ, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ आप होती हैं। सब अपने करीने से बैठ गए। साहिब खाना सदर दस्तरखान है। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज़्यादा खाने पर और बकिया इस पर कि इनको मक्खियाँ खाई जाती हैं। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शौहर की बदज़ुबानी सुनती और बदतमीज़ी सहती जाती है। खाना ख़त्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फ़िक्र सुखन में चारपाई ही पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी। और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में कलीला करने लगे। बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमद्दुन और माशरत, ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की मानंद ढीली ढाली, शकिस्ता हाल, बेसरो सामान, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरां के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा। कोच और सोफे के दिलदादा और ड्राइंग रूम के असीर कहते हैं कैदी को। ड्राइंग रूम के असीर इस राहत व आफियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मैसर आती हैं। शौरा ने हिंदुस्तान
شعراء نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں، مثلاً سچے دوست، شرافت، فراغت، گوشہ اطمینان۔ ہندوستان جیسے ملک کے لیے عیش و فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو صرف ایک چارپائی ان تمام لوازم کو پورا کر سکتی ہے۔ اب یہ مشکل الفاظ اس کے معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک لفظ آیا ہے اس میں، فکر سخن کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے شعر کہنا یا شعر کہنے کی کوشش کرنا۔ آئی سی ایس اس کی فل فارم ہے انڈین سول سروس، انگریزوں کے زمانے میں نظامی ملازمت کی سروس، جسے اب آئی ایس یعنی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں۔ گول گپاڑے، یہ بہت آپ نے لفظ سنا ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے شور گول۔ اسامی کا مطلب کوئی ویکینسی، نوکری یا منصب۔ اکتفا کرنا، قناعت کرنا یا مطمئن رہنا۔ مصاحب کہتے ہیں درباری کو۔ بول یعنی پیشاب، برات کا مطلب پاخانہ۔ پانچ سات یعنی 5 7، یہ تلفظ بول چال کے لہجے یا بے تکلف تحریر میں استعمال ہوتا ہے۔ 14 طبق روشن ہونا، 14 طبق کے معنی 7 زمین 7 آسمان، مراد دماغ یا طبیعت سے خوب کھل جانا، مزاج میں پوری طرح بحالی آ جانا۔ آشی جو یعنی جو کا جوش دیا ہوا پانی، یعنی جو کا ایسا پانی جس میں جو ابالی گئی ہو، جو کمزور مریضوں کو دیا جاتا ہے۔ لبے گور یعنی مرنے کے قریب، لفظی معنی قبر کے کنارے۔ آرادی کہتے ہیں زمین کو یا کھیت کو۔ سبکدوش اس کا مطلب ہوتا ہے فارغ یا پینشن یافتہ۔ نقش سلیمانی اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی تعویذ یا دعا۔ یہ عملیات کی مشہور کتاب ہے۔ تاملوڈ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر ٹونٹی کا لوٹا یا ڈونگا۔ سمن یہ انگریزی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلاوا، اور عدالت میں حاضر ہونے کا تحریر حکم نامہ۔ قیلولہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کے کھانے کے بعد کی مختصر نیند۔ اب میں آپ کو کچھ سوالات بتاؤں گا، اس کے جوابات آپ لکھ کر اور مجھے بتائیں گے۔ پہلا سوال نوٹ کیجیے، رشید احمد صدیقی نے چارپائی کو ہندوستانیوں کو اوڑھنا بچھونا کیوں کہا ہے؟ اس سوال کو پھر سن لیجیے، رشید احمد صدیقی نے چارپائی کو ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا کیوں کہا ہے؟ دوسرا کوشچن، رشید احمد صدیقی نے چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے کیوں دی؟ تیسرا سوال، ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو کس کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ چوتھا کوشچن، مصنف نے چارپائی کو ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ کیوں کہا ہے؟ پھر سے سن لیجیے اس سوال کو، مصنف نے چارپائی کو ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ کیوں کہا ہے؟ پانچواں کوشچن، چارپائی میں رشید احمد صدیقی نے عام ہندوستانی رہن سہن کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے مختصر لکھیے۔ ان سوالات کے جو جواب ہے آپ کو لکھنے ہیں، اور اس میں کوئی اگر مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، شکریہ۔